राष्ट्रीयता का भावना का उद्भव किस तरह से हो रहा है। राष्ट्रीयता क्या होता है? जब अपने राष्ट्र के बारे में लोग सोचना शुरू कर देते हैं, राष्ट्र के बारे में सोचना शुरू करें, राष्ट्र के हित के बारे में सोचना करें, अपने अधिकारों का बात करें, ये सारी चीज़ जब अपने दिमाग में आ जाए तो हम उसे राष्ट्रीयता, राष्ट्र प्रेम जब अपने देश के प्रति जब जागृत हो जाता है तो उसे हम नेशनलिज्म कह सकते हैं। राष्ट्रीयता का भावना आ गया। सबसे पहले अगर हम बात करें फीलिंग्स ऑफ नेशनलिज्म, राष्ट्रीयता का जो फीलिंग्स है, भाव है, कैसे आता है। नेशनलिज्म इन इंडिया इज डायरेक्टली कनेक्टेड विद द नेशनलिज्म ऑफ यूरोप। कहने का मतलब है कि जब फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ, फ्रेंच रेवोल्यूशन में पूरा दुनिया का जितने भी कंट्रीज हैं सबका नज़र उस पर था कि किस तरह से वहाँ के लोग जो बंधन में थे, गुलामी में थे, किस तरह से उस गुलामी का जंजीर को तोड़ के आगे बढ़े और अपने देश को मुक्त किए, अपने देश के लोगों को अधिकार मिला। ये कहीं ना कहीं फ्रेंच रेवोल्यूशन से भारत का राष्ट्रीयता का जो है बीज कहीं ना कहीं बोया गया था। इट चेंज द पीपल थॉट्स, लोगों का जो सोचने का मतलब, इसके पहले लोग मतलब गुलाम तो थे लेकिन गुलामी से बाहर आने के लिए कुछ कदम नहीं उठा रहे थे। लोगों को ऐसा लग ही नहीं रहा था कि हमें राष्ट्रीयता, अपने देश को आज़ाद करवाना है, आज़ाद देश में रहना है, हमारा भी कुछ अधिकार है, हमारे भी कुछ कर्तव्य हैं, हमारा अपना देश है। ये सब जो है ना कहीं उसके बाद से लोगों का जो सोच है वो बदला। हु दे आर एंड व्हाट डिफाइन देयर आइडेंटिटी, लोगों को लगा कि हम कौन है और हमारा आइडेंटिटी क्या है, हमारा पहचान क्या है। हम भारतीय हैं तो भारतीय होने का पहचान तो होना चाहिए, भारत के लोगों का पहचान होना चाहिए, सेंस ऑफ बिलोंगिंग्स। अब कुछ इस तरह से चीज़ जो है, कुछ ऐसे सिंबल, उस समय कुछ सिंबल्स आए, कुछ आइकॉन्स आए, कुछ सॉन्ग्स आए जो पैट्रियटिज्म के जो सॉन्ग्स हैं वो कहीं ना कहीं लोगों को रीडिफाइंड किया, लोगों के थॉट को रीडिफाइंड किया, लोगों में राष्ट्रीयता का भावना जगा। इंडिया ऑल्सो स्टार्टेड एंटी कॉलोनियल मूवमेंट। एंटी कॉलोनियल मूवमेंट का मतलब क्या होता है? कॉलोनियल का मतलब क्या होता है? औपनिवेशिक शासन। औपनिवेशिक शासन में हम लोग का देश में किसका शासन चल रहा था? अंग्रेज का शासन चल रहा था। तो वो जो अंग्रेज का शासन है, मतलब जब कोई देश किसी और देश के ऊपर अपना कब्जा जमा ले, अपना अधिकार जमा ले, अपना संप्रभुता जमा ले, तो उसे कॉलोनियल बोलते हैं। तो एंटी कॉलोनियल मतलब अब कॉलोनियल रूल को लोग मानने से इनकार कर रहे थे, इसलिए बहुत सारे मूवमेंट स्टार्ट किए गए। मैनी डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ इंडियन कैम टुगेदर, और भारत के जितने भी ग्रुप्स थे, जो दल थे, वो एक साथ आए। और उसमें सबसे बड़ा हाथ जो है वो कांग्रेस का है। कांग्रेस का स्थापना कब होता है? कांग्रेस का स्थापना होता है 1885 ए.ओ. ह्यूम के द्वारा इसका स्थापना किया जाता है, जिसमें भारतीय सरदार पटेल, मोतीलाल नेहरू के द्वारा कांग्रेस का स्थापना किया जाता है। और कांग्रेस जो है पूरे देश में लोगों के अंदर राष्ट्रीयता का भावना जगह में सबसे अहम रोल निभाता है। और वो जो है कांग्रेस जो है बाकी अन्य लोगों को एक साथ एक मंच में लाके एक आंदोलन का रूप दे देते हैं। आगे क्या होता है? उसी समय जो है फर्स्ट वर्ल्ड वार चालू होता है। वर्ल्ड वार का टाइमिंग क्या है? 1914 टू 1918 के बीच में जब वर्ल्ड वार होता है उस समय इंडिया फोर्स्ड टू सपोर्ट ब्रिटेन इन द वार। युद्ध में ब्रिटेन इंडियंस को फोर्सफुली सपोर्ट करने के लिए बाध्य किया। आफ्टर द वार क्रिएटेड ए न्यू इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सिचुएशन। अब होता क्या है कि जब वार चल रहा है तब तो भारत को ये प्रलोभन दिया जाता है कि जब हम जीत जाएंगे तो भारत को आज़ाद कर दिया जाएगा। ये प्रलोभन देके भारत के मुख्य नेताओं को कन्विंस कर लिया जाता है कि आप अपने अपने एरिया में लोगों को कहिए कि युद्ध में ब्रिटेन का सपोर्ट करें। जब युद्ध खत्म हो जाता है तो एक नया सिचुएशन आता है, और वो नया सिचुएशन क्या होता है? इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल सिचुएशन में बहुत बड़ा बदलाव हो जाता है। बदलाव क्या होता है? आर्थिक स्थिति में ब्रिटेन कमजोर हो जाता है और उसका भार पूरी भारत के ऊपर लगा दिया जाता है। इट लेड टू ह्यूज इंक्रीज इन डिफेंस एक्सपेंडिचर। जो युद्ध जब होता है, कोई भी युद्ध में क्या होता है? खर्चे बढ़ते हैं, खास करके डिफेंस एक्सपेंडिचर, मतलब जो हमारा युद्ध में प्रयोग किए जाने वाले जो भी उपकरण होता है, अस्त्र शस्त्र का जो खर्चा होता है वो बढ़ जाता है। सो इसके लिए उसका भरपाई कैसे होगा? अंग्रेज का जो बजट है वो बिगड़ जाता है। इसके लिए वो क्या करता है ना कि इंडिया में ब्रिटिश इंक्रीज टैक्स इन इंडिया। अब इसका भार जो है वो इंडियंस के ऊपर पड़ जाता है। तो ब्रिटिश क्या करता है कि टैक्स में बढ़ोतरी करता है और एक नया टैक्स उसमें इम्प्लीमेंट किया जाता है, जैसे कि कस्टम ड्यूटी।
कस्टम ड्यूटी उसके पहले भारत में नहीं था, लेकिन फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद कस्टम ड्यूटी लगा दिया जाता है। कस्टम ड्यूटी क्या होता है कि बिजनेस करने में जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने का जो तरीका होता है उसमें एक टैक्स जोड़ा जाता है, साथ ही साथ इनकम टैक्स उसमें ऐड किया गया। अब भारत के लोग जो इनकम करेगा उस इनकम के बेसिस पे उसको इनकम टैक्स देना होगा। इसके लिए क्या हुआ, इसके बाद जो है जितने भी घरेलू सामान जैसे खाद्य पदार्थ हो गए, अन्य जो कपड़े वगैरह थे, उसका जो सामान जो था जनरली उसका भी रेट जो है वो बढ़ जाता है। क्रिएटेड एक्सट्रीम हार्डशिप, और ये जो चीज़ हो रहा उस समय भारत का स्थिति उतना अच्छा था नहीं, भारत का बजट ऐसे ही बिगड़ा हुआ था। अब इसके बाद अगर इस तरह का सिचुएशन हो तो भारत में तो हार्डशिप होना ही है, और ये हार्डशिप जो होता है फॉर द कॉमन पीपल ऑफ कंट्री, पूरे देश के लोगों को ये समस्या का समाधान कैसे होगा इसके लिए सब सोचने लगे हैं, और इंडियंस के ऊपर ये भार ब्रिटिश के द्वारा थोपा जा रहा है। विलेज वेयर कॉल्ड टू सप्लाई सोल्जर्स एंड फोर्स रिक्रूटमेंट। अब क्या होता है कि ब्रिटिश अपने सेना में भारत के जितने भी छोटे छोटे विलेज या अन्य शहरों से जो नौजवान हैं उनको फोर्सफुली रिक्रूट यानी कि भर्ती करवाया जा रहा है। किसके लिए? फर्स्ट वर्ल्ड वार में युद्ध करवाने के लिए। काउज्ड वाइड स्प्रेड एंगर, और इसमें जो है कहीं ना कहीं पूरे देश में एक गुस्सा, पूरे देश में गुस्सा ब्रिटिश के प्रति जग जाता है। साथ ही साथ क्या होता है कि जब सारे लोग लड़ने के लिए चल जाते हैं, सेना में भर्ती होने के लिए चल जाते हैं, तो कहीं ना कहीं खेती जो है वो प्रभावित होता है, क्रॉप्स फेल्ड, एंड रिजल्ट क्या होता है? रिजल्ट होता है फूड शॉर्टेज। अब जब खेती नहीं होगा तो फूड शॉर्टेज तो होना ही है। अकॉर्डिंग टू द सेंसस, उस समय का जनगणना, जब जनगणना होता है 1921 में, तो पता चल रहा है कि 12 से 13 मिलियन पीपल, बहुत बड़ा अमाउंट होता है उस समय में, और उस समय इतने सारे लोग जो है इस एपिडेमिक से, ये जो स्थिति हो जाता है इस एपिडेमिक से कहीं ना कहीं प्रभावित होता है। फिर क्या होता है? फिर एक नया सिस्टम, नया जो है चीज़ एक लागू होता है। ऑटोमन जो है, इसमें ऑटोमन एम्पायर का जो खलीफा रहता है, खलीफा को अंग्रेजों के द्वारा डिसरिस्पेक्ट किया जाता है। तो वही खिलाफत मूवमेंट, हम तो सर खिलाफत को समझ लेते हैं। खिलाफत मूवमेंट एक्चुअली था क्या? खिलाफत मूवमेंट जो है वो स्टार्ट किया जा रहा है इंडियन मुस्लिम, जिसका नाम था, इसको हम लोग कह सकते हैं अली बंधु, अली ब्रदर्स के नाम से भी इसको जाना जाता है, जिसमें दो नाम आता है, मोहम्मद अली और मोहम्मद शौकत, जो 1919 से 1922 तक चलता है। और उसमें इसमें खिलाफ क्यों ऐसा होता है, मूवमेंट क्यों शुरू होता है? क्योंकि दिस प्रोटेस्ट अगेंस्ट द सैंक्शन इम्पोज्ड ऑन कैलिफ्स। कैलिफ्स मतलब वो ब्रिटिश लैंग्वेज में कैलिफ्स होता है, जिसका मतलब खलीफा। खलीफा कौन होता है? खलीफा मुस्लिम का गुरु होता है। वो जो गुरु होता है ना, वो ऑटोमन एम्पायर के, मतलब मुस्लिम समाज में जो ऑटोमन एम्पायर होता है उसका जो गुरु होता है उसको खलीफा बोलते हैं। खलीफा को उसके पद से पदच्युत कर दिया जाता है, उनको हटा दिया जाता है, और एक ट्रीटी होता है। ट्रीटी में ये हस्ताक्षर किया जाता है, संधि होता है वर्ल्ड वार के बाद कि अब वो पद नहीं रहेगा, और इसके लिए जितने भी मुस्लिम बंधु लोग हैं वो लोग इसके खिलाफ उतर जाते हैं, और इसको गांधी जी जो है वो सपोर्ट कर देते हैं, यानी कि कांग्रेस जो है इसको सपोर्ट कर देता है। और जब कांग्रेस सपोर्ट कर देता है तो भारत के प्राय सभी लोग इसको सपोर्ट करता है कि नहीं, ये जो काम किया गया ब्रिटिश के तरफ से ये एक रॉन्ग एक्ट है। फिर क्या होता है? फिर महात्मा गांधी का एंट्री होता है। इंटायर नेशनलिज्म का जो प्रोसेस चल रहा है पूरे देश में, उसमें गांधी जी का एंट्री होता है। और उसके बाद गांधी जी बहुत अन्य मूवमेंट चलाते हैं, अलग अलग जगह में चलाते हैं, अलग अलग नियम बनाते हैं, अलग अलग तरीके से लोगों को कहीं ना कहीं राष्ट्रीयता का भावना जगाने में उनका अहम रोल है। तो वही सिलसिले में वो एक स्टार्ट करते हैं नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, यानी कि असहयोग आंदोलन। ये असहयोग आंदोलन क्या है? असहयोग का मतलब क्या था? असहयोग मतलब सहयोग नहीं करना। किसका सहयोग नहीं करना? अंग्रेज का सहयोग नहीं करना। पॉलिटिकल मूवमेंट लीड बाय महात्मा गांधी। गांधी जी जो है अब जो है राजनीतिक आंदोलन शुरू करते हैं, और यही सबसे पहले जो है 1 अगस्त को पूरे देश भर में 1 अगस्त 1920 में गांधी जी असहयोग आंदोलन नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का शुरुआत करते हैं। द मेन प्रोग्राम रिजाइनिंग द टाइटल गिवन बाय द ब्रिटिश। अब इसमें सबसे पहला क्या होता है कि जितने भी टाइटल्स बहुत सारे टाइटल्स दिए, रविंद्रनाथ टैगोर को टाइटल्स मिला था, महात्मा गांधी को भी टाइटल मिला था अंग्रेजों के तरफ से।
तो ये सब जितने भी टाइटल्स और ऑनर यानी कि सम्मान जो अंग्रेजों के तरफ से अलग अलग लोगों को, भारतीय लोगों को दिया गया था, वो सब लौटाने लगे। साथ ही साथ रिजाइन फ्रॉम द लोकल बॉडीज, और जो लोकल बॉडीज बना था सरकार में, कुछ कुछ भूमिका भारत के लोगों को दिया गया था, उसको भी वो लोग क्या करते हैं, रिजाइन कर देते हैं और इलेक्शन को बाइकआउट करते हैं। जो भी चुनाव हो रहा था, अंग्रेजों के द्वारा जो चुनाव करवाए जा रहे थे भारत में, उस चुनाव का लोग बाइकआउट करने लगे। साथ ही साथ सरकार का बाइकआउट करने लगे, सरकारी फंक्शन का बाइकआउट करने लगे, फॉरेन गुड्स का बाइकआउट करने लगे। जितना भी ब्रिटिश गुड्स आता था, सामान आता था, चाहे कपड़े हो चाहे खाद्य सामग्री हो, वो सब को बाइकआउट कर रहे थे। लोग स्कूल जाना बंद कर दिए, कॉलेज जाना बंद कर दिए, कोर्ट्स जाना बंद कर दिए, एंड इवन टैक्स पे करना भी लोग बंद कर दिए। किसके आह्वान से? गांधी जी के आह्वान से। गांधी जी को लगा था कि अगर अंग्रेजों को हमको देश से भगाना है तो सिस्टमेटिक काम करना होगा। सिस्टमेटिक काम में सबसे पहला जो सिस्टम लागू हुआ वो था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। स्टूडेंट्स जो है वो स्कूल छोड़ रहे थे, एडवोकेट जो है वो प्रैक्टिस करना छोड़ दिए थे, साथ ही साथ मैक्सिमम लोग जो है वो गुड्स यानी इंडियन गुड्स का प्रयोग करना शुरू कर दिए थे। इसी क्रम में जो है एक मूवमेंट चला था, स्वदेशी मूवमेंट। और स्वदेशी मूवमेंट जो स्टार्ट हुआ था, बंगाल में स्टार्ट हुआ था, सुरेंद्रनाथ बनर्जी इसको स्टार्ट किए थे। और जितने भी विदेशी वस्तु है उनको जलाया जा रहा था और इंडियन गुड्स को, इंडियन सामान को एडॉप्ट किया जा रहा था। इसमें अंग्रेजों को भारी नुकसान हुआ था। उस समय का जो कैलकुलेट किया गया था, लगभग जो इनकम अंग्रेज का हो रहा था उसमें लगभग 50% में वो लोग आ गए थे। मूवमेंट जो है बहुत देश में, पूरे देश में चल रहा था, लेकिन अचानक से एक घटना घटता है, और वो घटना क्या है? वो घटना है चौरा चौरी मर्डर केस। चौरा चौरी मर्डर केस में क्या होता है कि अंग्रेज लोगों का यातना धीरे धीरे बढ़ रहा था। अंग्रेज का जो कहीं ना कहीं भारत के प्रति जो रवैया था बहुत ही धीरे धीरे क्रूर होता जा रहा था, क्रूअल होता जा रहा था। इसीलिए जो इंडियंस थे, भारत के जो लोग थे, वो अब जो है वो हिंसक प्रदर्शन में उतारू हो गए हैं। तो और यही हिंसक प्रदर्शन चौरा चौरी जो है उत्तर प्रदेश में एक जगह है, चौरा चौरी थाना में घुसकर जितने भी वहाँ पर पुलिस थे वो सारे पुलिस को मतलब ताला लगा के थाना में और आग के हवाले कर दिया जा रहा है। थाना पूरी तरह से जल जाता है। इसमें बहुत सारे ब्रिटिश अधिकारी, पुलिस मारे जाते हैं। ये खबर जब गांधी जी को मिलता है तो गांधी जी बोलते हैं कि हमारा जो मूवमेंट है वो क्या होना चाहिए? शांति प्रिय होना चाहिए, अहिंसक होना चाहिए। लेकिन अब यहाँ तो हिंसा हो गया, तो इसलिए वो क्या करते हैं कि इस नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को पूरा देश में बोलते हैं कि अब ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट नहीं चलेगा। ये एक रीज़न है, ये तत्कालिक रीज़न है। इसके पहले अगर हम देखें कुछ और भी रीज़न थे। रीज़न क्या था? जैसे इंडियन गुड्स, उस समय इंडियन गुड्स थोड़े ज़्यादा महंगे आते थे ब्रिटिश सामान के अपेक्षा, तो बहुत सारे लोग जो है ना उसको यूज नहीं कर पा रहे थे। अगर हम फॉर एग्जांपल लेंगे तो उस समय भारत में कॉटन के कपड़े बनते थे, और वो कॉटन के कपड़े कैसे? हैंडलूम्स में बनते थे। तो हैंडलूम्स के कपड़े जो है ना वो महंगे होते थे, इसलिए सभी को इसको एफोर्ड नहीं कर पा रहे थे। लोग स्कूल छोड़ दिए थे, स्कूल छोड़ देने से फिर अल्टरनेट कोई व्यवस्था नहीं था। कॉलेज छोड़ दिए, कॉलेज का कोई अल्टरनेट व्यवस्था नहीं था। लोगों का इनकम बंद हो गया था। तो धीरे धीरे लोगों को लगा कि ये बहुत ही लंबा प्रोसेस है और हमें सबसे पहले अगर हम काम ही छोड़ दें, स्कूल ही छोड़ दें, तो आने वाला समय में ऐसा तो नहीं कि इमीडिएट हमको कुछ फ़ायदा तो मिल नहीं रहा था। तो लोगों को धीरे धीरे लगा कि ये जो है हमारा अपना खुद का हानि हो रहा है, लॉस हो रहा है। तो लोग धीरे धीरे इससे हटने लगे। तभी क्या होता है, फिर महात्मा गांधी जी एक नया लाते हैं सत्याग्रह। सत्याग्रह क्या होता है? सत्याग्रह मतलब सत्य को लेकर चलना। महात्मा गांधी सबसे पहले, सत्याग्रह क्या होता है? नॉन वायलेंट मूवमेंट, जिसमें हिंसा का कोई जगह नहीं। सत्याग्रह का मतलब क्या हो कि महात्मा गांधी के द्वारा कहा गया कि हमें हिंसा से कोई भी समस्या का समाधान नहीं मिल सकता है। अगर हमें अंग्रेज को यहाँ से हटाना है, अंग्रेज का शासन यहाँ से एकदम से हटाना है, तो हमें क्योंकि मारपीट, आंदोलन, लड़ाई झगड़ा करके हम अंग्रेज से नहीं जीत सकते। इस टाइम पे, उस समय जो भारत का पोजीशन था, स्थिति था, उसमें महात्मा गांधी को लगा था। और इसीलिए महात्मा गांधी जो है 1900 लगभग 19 के आसपास में एक नया लोगों को मंत्र दिए, और वो मंत्र क्या था? सत्याग्रह। मतलब हम सत्य को लेके चलेंगे, ट्रुथ को नहीं छोड़ेंगे, होल्डिंग फॉर्मली द ट्रुथ, और हम सत्य के साथ रहेंगे। जो सही है वो सही है और जो गलत है वो गलत है। चाहे आप हमें मारे, चाहे जेल में डालें, चाहे जितना भी प्रताड़ित करना है कीजिए, बट जो सही है वो सही है। और कहीं ना कहीं इसमें अंग्रेज को झुकना पड़ा, क्योंकि अंग्रेज मारपीट को
हिंसक प्रदर्शन को तो कहीं ना कहीं काबू कर लेंगे, लेकिन इस तरह का प्रदर्शन को कैसे काबू में करेंगे। तो ये बहुत बड़ा एक रोल था महात्मा गांधी का सत्याग्रह को लेकर। सत्याग्रह भी उनका जो स्टार्ट हुआ था, सबसे पहले वो चंपारण में सत्याग्रह किए थे 1917 में, 1917 में। उस समय क्या था कि अंग्रेज लोग जो है ना बिहार में चंपारण में जो है वो फोर्सफुली इंडिगो का खेती करवाया जाता था। इंडिगो का खेती जो है वो जनरली जो कॉटन टेक्सटाइल्स होता है उसमें उसका प्रयोग होता है, वो एक कलर होता है और वो कलर कपड़ों को रंगने के लिए यूज़ होता है। इसमें एक और बात ये है ना कि इंडिगो का खेती जिस खेत में होता है वो खेत आने वाला कुछ समय के लिए, मतलब एक लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए वो खेत जो होता है वो बैरन हो जाता है, बंजर हो जाता है। साथ ही साथ जो इंडिगो का खेती करने वाले जो किसान थे उनको बहुत ही कम पैसा मिलता था, जिसमें कहीं ना कहीं किसानों को तो बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा था। एक तो उनको सही से पैसा भी नहीं मिल रहा है, प्लस उनको फोर्सफुली काम भी करवाया जा रहा है और उनका खेत भी बर्बाद हो रहा है। बहुत सारा रीजन था। तो चंपारण में जितने भी किसान थे उन लोगों को मतलब एक तरह से बहुत रोष हो गया था अंग्रेजों के खिलाफ, जहाँ पर जेबी कृपलानी, राजेंद्र प्रसाद महात्मा गांधी के साथ कंसल्ट करके महात्मा गांधी को बुलाया गया वहाँ पर कि इस समस्या का क्या हल निकलेगा। तो वहाँ पर भी महात्मा गांधी जो है हड़ताल किए, सत्याग्रह किए और इस समस्या का हल निकाले। उसके जस्ट बाद फिर खेड़ा सत्याग्रह करते हैं। खेड़ा सत्याग्रह 1917 से 1918 के बीच में होता है और ये जो है ना फार्मर ऑफ गुजरात, गुजरात के जो खेती करने वाले किसान हैं उनके ऊपर एक हाई टैक्स लगा दिया जाता है। और हाई टैक्स इसलिए लगाया जाता है क्योंकि वहाँ पर जो भी खेती हो रहा था, खेती में भी जो है लगान सिस्टम था, खेती का 1/10 जो है वो टैक्स के रूप में ले लिया जा रहा था। तो किसानों को कुछ बच नहीं रहा था, किसान कहीं ना कहीं दब जा रहे थे कर्जा में। इसमें वहाँ के किसानों में भी बहुत ज़्यादा तनाव हो गया, रोष हो गया, एंगर आ गया। तो फिर गांधी जी के साथ जब कांटेक्ट किया गया यहाँ पर भी, तो फिर वो खेड़ा जाते हैं गुजरात में और फिर वहाँ पर जो है किसान के साथ वो बैठकर बात करते हैं और अंग्रेजों के साथ वो सत्याग्रह पे उतर जाते हैं। तो फिर अंग्रेज को उनका बात मानना पड़ता है और किसानों के हक में फैसला लिया जाता है। उसके जस्ट बाद फिर 1918 में अहमदाबाद मिल सत्याग्रह करते हैं। वहाँ पर क्या होता है कि जो वर्कर रहते हैं, टेक्सटाइल्स वर्कर, यानी कि जो कपड़े बनाने वाले जो कारखाना है, कारखाना में काम करने वाले जो वर्कर हैं, उन लोगों को जो ड्वैग्स दिया जाता था, जो मजदूरी दिया जाता था, वो बहुत ही कम था। मतलब जिस तरह से वो काम कर रहे थे, काम करने का जो टाइमिंग था वो भी बहुत ज़्यादा था और उसके बदले में जो मजदूरी मिलता था वो बहुत कम था। इसके लिए वहाँ का जो काम करने वाले जो लेबर थे उनके बीच में भी अंग्रेजों के प्रति रोष था। तो ये जब पता चला गांधी जी को, तो गांधी जी वहाँ भी गए और लगभग 21 डेज का फास्टिंग किए। साथ में उनके कौन थे? अनसुईया, गुजरात में एक सोशल वर्कर है अनसुईया, और ये जो है और साथ में जितने भी और वर्कर थे सब मिलकर 21 डेज का हड़ताल किए। और हड़ताल का ये रिजल्ट निकलता है कि अंग्रेजों को झुकना पड़ा और वहाँ के जो किसान हैं, किसानों का 35% मजदूरी में बढ़ोतरी होता है। तो ये जो तीन है, चंपारण सत्याग्रह, खेड़ा सत्याग्रह, अहमदाबाद का मिल सत्याग्रह, ये तीनों सक्सेसफुल रहता है महात्मा गांधी का। तो जब ये तीनों सक्सेसफुल हो जाता है तो महात्मा गांधी का जो कद है भारत के राजनीति में वो बढ़ जाता है। उसके बाद क्या होता है, उसी समय एक एक्ट पास होता है, द रॉल्ट एक्ट। ये क्या है? ऑन 1919 इंपेरियल लेजिस्लेचर ऑफ ब्रिटिश काउंसिल फोर्सफुली इम्पोज्ड द रॉल्ट एक्ट। विदेशी ब्रिटिश काउंसिल से एक एक्ट, एक कानून बनकर आता है और वो कानून है रॉल्ट एक्ट। इस रॉल्ट एक्ट में क्या होता है कि अब जो है अंग्रेज भारत के किसी भी नेता को, किसी भी कार्यकर्ता को, किसी भी नागरिक को विदाउट एनी ट्रायल, बिना कोई ट्रायल के सीधे अरेस्ट कर सकता है। और अरेस्ट करने के बाद उसके साथ क्या होगा, क्या सुनवाई होगा, इसका कोई प्रावधान नहीं था। इसका भी विरोध महात्मा गांधी जी करते हैं और गांधी जी स्टार्टेड नेशन वाइड सत्याग्रह अगेंस्ट द रॉल्ट एक्ट। और रॉल्ट एक्ट के खिलाफ देश भर में महात्मा गांधी प्रदर्शन करते हैं, हड़ताल करते हैं, लोगों को बताते हैं कि ये जो कानून है, ये कानून क्या है? काला कानून है। और ये गांधी जी जो है कब शुरू करते हैं रॉल्ट एक्ट के खिलाफ? अप्रैल 6, 1999 में। और जो रॉल्ट एक्ट लाने वाले थे, रॉल्ट एक्ट जो थे वो सर सिडनी रॉल्ट मार्च 1919 में वो लाए थे
और इसके खिलाफ प्रदर्शन शुरू करते हैं महात्मा गांधी अप्रैल 6, 1999 में 1919। अब उसका आउटकम्स क्या होता है? जो रॉल्ट एक्ट का विरोध पूरा देश में हो रहा है, उसके बाद क्या होता है? क्या रॉल्ट एक्ट के खिलाफ जो महात्मा गांधी का प्रदर्शन है, उसमें रॉल्ट एक्ट का जो एक्ट है वो क्या वो पारित हो जाता है या पारित नहीं होता है? लोग जो महात्मा गांधी जो सबको एकजुट कर रहे हैं, एकजुट होने के बाद लोगों का प्रदर्शन किस तरह का रह रहा है? ब्रिटिश का इस प्रदर्शन को बंद करवाने के लिए क्या प्रयास कर रहे हैं? ये सारी बातें आगे हम लोग जानेंगे। उसके बाद एक जालियांवाला बाग का जो हत्याकांड है, इसके बाद वो हम लोग पढ़ेंगे। तो ये पार्ट 1 था, नेशनलिज्म इन इंडिया का एक पार्ट 1 था। पार्ट 2 में हम आगे का डिस्कस करेंगे। आप अगर मेरे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको आने वाला जो वीडियोस है वो आपको मिल जाएगा।